तो चलो, जिनका हो गया है उनको अगर पढ़ना है तो पढ़ते रहे। मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, अगर उनको पहले से आता है तो जरूरी नहीं पढ़ने की। और तुम्हारा टोटल तीसरा ट्रैक भी लगेगा एक, उसमें रेडॉक्स चालू होगा, जो भी है वो चालू होगा। ठीक है। और ये कवर अप वाला चलेगा एक, ऐसे मान के चलो। रेडॉक्स कौन पढ़ाएगा ये तो नहीं पता है। अब तो इतनी क्लासेस होती हैं तो कोई खाली नहीं है, जिसका स्लॉट खाली होगा वो पढ़ाएगा। पुष्पक सर पढ़ाएंगे सर जहाँ तक। पुष्प सर पढ़ाएंगे। पुष्पक सर ले रहे थे ना तुम्हारा ट्रैक इसमें। हाँ हाँ सर। सर। हाँ। सर भाई, पुष्पक सर ने ही बोला रेड ऑफ रिएक्शन लो कहाँ करके हमें। हाँ उनका ट्रैक खाली है ना तो वही लेंगे, क्योंकि उनका ही क्लास होता था ना इसमें। मेरी तो ये एक्स्ट्रा क्लास समझ लो तुम लगी है। तो सर जिनका इक्विलिब्रियम हो गया वो क्या करे अभी? सर आयनिक का क्या मतलब, कब आयनिक हम लोग का खत्म नहीं हुआ है? आइनिक इसके बाद हो पाएगा। सर केमिकल कब तक चलेगा? 4 क्लास तो कम से कम लगेंगे, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं, पढ़ा के पता चलेगा कि कैसा पढ़ रहे हैं लोग। अच्छा सर। देखो, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, समझते जाना। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बताइए? रिएक्टेंट्स होते हैं और उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। इतना तो बताइए। जिनका हो गया है वो लीव करें, कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर जिन्हें जी। नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है लीव कर सकते हो अपना, कुछ और पढ़ लो। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। नंबर ए डालोगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे दो टाइप की होती हैं, होमोजीनियस रिएक्शंस। होमोजीनियस रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फेज सेम होती है। ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। एक ही फेज होती है उनकी, कैसी होती है? एक ही फेज होती है। फॉर एग्जाम्पल N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स अमोनिया गैस। यहाँ देखो, दिस रिएक्शन इज होमोजीनियस। आया ना, बोलो। कोई दिक्कत? नोट भी करते चलो साथ में, है ना? हेट्रोजीनियस रिएक्शंस क्या होती हैं बताओ? हेट्रो मतलब अलग अलग, एब्सेंट नहीं लगाएंगे। हेट्रोजीनियस रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इस जगह पे कुछ और पढ़ाई कर लो, जो तुम्हारा पुराना बचा हुआ है रिवाइज कर लो कुछ। ठीक है। इसमें जी एक सर से मेरा। ज्यादा फेजेस होती हैं, जैसे जिंक सल्फाइड प्लस CO2 गैस गिव्स ZnO प्लस CO गैस। बताओ क्या हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस? सॉलिड गैस, सॉलिड गैस। एक भी सॉलिड आ जाएगा फिर भी हेट्रो हो जाएगा, एक भी सॉलिड आ जाएगा फिर भी हेट्रो हो जाएगा। एक भी लिक्विड आ गया गैस के साथ फिर भी हेट्रो हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ये काइनेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर अलग है। चलो फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जैसे एसिड बेस रिएक्शंस,
फास्ट का मतलब जिनकी स्पीड ज्यादा होती है, जैसे HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। स्लो रिएक्शंस, जैसे H2 प्लस I2, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज स्लो रिएक्शन। या रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज वेरी स्लो। जंग लगना एक बहुत स्लो रिएक्शन है, रस्टिंग ऑफ आयरन। नाउ हीट के बेसिस पे थर्मो में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी वाली होती हैं, जिनमें हीट इवॉल्व होती है, जिनमें हीट रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। कोई एग्जांपल बताना चाहोगे? जैसे कार्बन प्लस O2 gives CO2 प्लस हीट, है ना। कंबशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। डेल्टा एच इनका कैसा होगा? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव होता है। चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा था। एंडोथर्मिक में क्या होगा? हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। जैसे देख लो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट -X किलो कैलोरी, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ हीट रिलीज हुई, तो ये माइनस लिखते हैं, इसका डेल्टा एच क्या होगा? कंजम्पशन हो रहा है तो पॉजिटिव। जब हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। जब हीट एब्जॉर्ब होती है डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक है, तो जल्दी जल्दी समझो इसको। डायरेक्शन के बेसिस पे क्या होगा बोलो भाई? डायरेक्शन के बेसिस पे कैसे चलेगा? या तो रिएक्शन कंप्लीटली रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाएगी, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। या ऐसा होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स कंप्लीटली नहीं बनेंगे, दैट विल बी रिवर्सिबल रिएक्शन। पहली होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस which proceeds in only forward direction, that is from reactants to products only, reactants to products only। बैकवर्ड रिएक्शन इसके अंदर पॉसिबल नहीं होती। इन these reactions products cannot be converted
बैक इनटू रिएक्टेंट्स। वापस मैं प्रोडक्ट से रिएक्शन नहीं बना सकता। जैसे मैंने लिखा AgNO3 प्लस NaCl, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा व्हाइट कलर का, प्लस NaNO3। So this reaction will not be backward, सिर्फ ये फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स। इसको एक इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिएक्शन में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स विद एन एरो। मतलब ये रिएक्शन सिर्फ आगे की तरफ जा रही है, वापस ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगी। सिमिलरली एसिड बेस रिएक्शन, इस रिएक्शन को मैं पीछे नहीं ला सकता, सिर्फ ये आगे ही जाएगी। NaCl को पानी में मिलाएंगे, क्या NaOH बन जाएगा? क्या नमक को पानी में मिलाएंगे, क्या NaOH बनेगा? क्या बोलो? नहीं बनता है ना। क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी। So it is also a irreversible reaction. These reactions are what? Irreversible. Irreversible reactions में इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं किया जा सकता। देखो, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अचीव in these reactions. In these reactions. और क्या होता है? रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। मतलब 99.99% तक कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं। ओके, देख लो भाई, एक बार इसको लिख लो। इरिवर्सिबल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता चल। है ना, समझ में आया? अब लिखो रिवर्सिबल रिएक्शंस, डायरेक्शन के बेसिस पे लिख रहे हो ना। सेकंड लिखो इसमें रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शंस। अरे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है ना जिनको हम दोनों साइड करा सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। तो देखेंगे केमिकल रिएक्शंस which proceeds both in forward मतलब होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब इसमें कहने का क्या है, इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा, शुरू में रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो होगा नहीं, तो पहले प्रोडक्ट बनेगा, और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा वैसे ही वो फिर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट और बढ़ेगा, रिएक्टेंट में और कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और बढ़ेगा और कन्वर्ट। एक टाइम ऐसा आएगा दोनों का
कन्वर्जन रेट सेम हो जाएगा, उस जगह पे इसमें क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। इसको मैं और भी आगे समझाऊंगा, बट इतना याद रखो, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। मीन्स प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं इनको कन्वर्टेड बैक कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स। तभी तो बोले रिवर्सिबल, रिवर्स मतलब जो उल्टी आ जाए, वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। जैसे देखो N2 plus 3H2 gives to NH3 गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। Means products can be converted back into reactants, that is the concept। अमोनिया बनी, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरे पास N2 और H2 थे। अब मैंने N2 और H2 की रिएक्शन कराई, शुरू में पहले क्या बना, अमोनिया गैस। H सुने जब अमोनिया बनी, वापस से N2H2 डिसोसिएट होके बनने लगा। जैसे जैसे अमोनिया ज्यादा बनेगी वैसे वैसे अमोनिया का डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रेट फॉर्मेशन का अमोनिया का होगा वही रेट डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया का होगा। उस पॉइंट पे इसमें क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो ये क्लोज्ड कंटेनर में ही पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है क्लोज्ड कंटेनर में? अगर मैंने ये कंटेनर खोल दिया तो अमोनिया गैस जो बन रही है वो तो स्केप कर जाएगी, वो तो दूर चली जाएगी। और अगर वो चली गई, भाग गई, बाहर चली गई, तो अमोनिया यहाँ पे बची नहीं है, तो वो फिर टूटेगी कैसे? सो इक्विलिब्रियम विल नॉट बी स्टेब्लिश्ड, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। मींस इट विल बी पॉसिबल बट वेरी लेस एक्सटेंट में होगी। बट हमें तो चाहिए कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो वो बराबर हो जाए। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू rate of dissociation of ammonia। हाँ या ना बोलो, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही तो होगा। सिमिलरली जो H2 और I2 है, हाइड्रोजन और आयोडीन, इनको कंटेनर में बंद किया तो पहले HI बनेगा। as soon as HI will form, it will dissociate, टूट जाएगा वापस H2I2। और एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ H2 टू H2 plus I2 टू HI वो इक्वल हो जाएगा HI के डिसोसिएशन। तब हम बोलेंगे इसमें भी क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनमें इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है। मींस इन द रिवर्सिबल रिएक्शंस वी कैन अचीव द इक्विलिब्रियम। तो इन रिवर्सिबल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, it is possible to achieve equilibrium, only in open container या closed, बोलो हर्ष, हो गए क्या तुम? कहाँ से चले गए सारे लोग? कैसे कंटेनर में होगा, क्लोज। क्लोज कंटेनर। इक्विलिब्रियम आ सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, कहाँ पे आ सकता है, क्लोज कंटेनर में। क्या रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट बन सकते हैं क्या ऐसे रिएक्शंस में, बोलो? क्या कंप्लीटली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्जन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना, हाँ या ना बोलो? क्योंकि बैक आ रहा है ना, वापस बन रहा है ना।
are never completely converted into products. ठीक है, तो लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन, या ऐसे समझ सकते हैं जो वीक एसिड बेस होते हैं वो भी इक्विलिब्रियम बनाते हैं, तो वो आगे पढ़ने को मिलेगा। जैसे CH3COH है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। ये जब टूटता है तो ये भी क्या बनाते हैं, वीक एसिड, इक्विलिब्रियम बनाते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, दे कैन फॉर्म द इक्विलिब्रियम आल्सो। तो इसमें नोट करने का कुछ भी बचा है तो कर लो, अभी एक मौका देता हूँ तुमको। समझ तो गए ही होगे, क्या क्या नोट करना है शुरू से बताओ, बोलो जल्दी। इसमें से कुछ नोट करना है, इस स्लाइड से देख लो, बोलो जल्दी। एक वन नोट का ऐप डाउनलोड करना, ठीक है, मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा मोबाइल पे भी, ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे दिख जाएगा, और नोट कर लेना, ठीक है। वन नोट, ओके सर। PDF बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से शेयर हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड देख लो, यहाँ पे दिख रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ हीट भी जो है देख लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, कोई डाउट है इसमें? एक्सो एंडो में किसको डाउट है, बोलो, हैंड रेज करो। याद रखना, जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती हैं, कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन वाली, वो सारी की सारी कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक, है ना। सिर्फ N2O2 की रिएक्शन एक है NO वाली, इसको छोड़ के सारी की सारी रिएक्शन एक्सो होती है। ये चीज अभी नहीं याद रखो, इतना सिर्फ याद रखो कि ये जितनी भी कंबशन रिएक्शन है दुनिया में सारी कैसी हैं, एक्सोथर्मिक है, सॉरी, हाँ एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होती है उनमें। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जितना आज पढ़ा है उसमें। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्शन बैक नहीं जाएगी। अगर वो बैक नहीं जाएगी तो उससे फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा। बट रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है कि हम वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना पाए। लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि ये काम सिर्फ एक क्लोज कंटेनर में हो पाएगा, क्योंकि क्लोज कंटेनर नहीं होगा, मान लो इसमें छेद कर दिया तो अमोनिया गैस लीक कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, बोलो। हाँ, अगर ये स्केप कर गई तो वापस से इससे N2H2 कहाँ बन पाएगा। इसलिए कंटेनर कैसा रहना चाहिए, बोलो, क्लोज्ड। ये पॉइंट्स याद रखें कृपया। रिवर्सिबल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, इट इज इम्पॉसिबल, it is possible to achieve equilibrium only in closed container. Means in open container it is not possible. Reactants are never completely converted into products. CH3COH will give this in equilibrium also. इस चैप्टर को आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें आयंस का इक्विलिब्रियम पढ़ा जाए, इसमें आयंस का इक्विलिब्रियम पढ़ा जाए, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर है ये। अब आगे बढ़ो। ओके, मेरी बात ध्यान सुनना। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कौन बताएगा, बोलो भाई, इक्विलिब्रियम क्या होता है? हाँ, कोई बताएगा? देखो, जैसे तुम अर्थ पे खड़े हो, क्या तुम इक्विलिब्रियम में हो, क्या हो कि नहीं हो, बोलो। आर यू इन इक्विलिब्रियम और नॉट? आर एन टुंटू ने बताओ, क्या इक्विलिब्रियम में हो?
अर्थ पे खड़े हो जब, हाँ या ना बोलो। अरे तुम जितना mg लगाओगे उतना ये नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा। हाँ नहीं, इक्विलिब्रियम में है नहीं। हाँ, मान लो ऐसे ही बताओ, अगर एक बॉल को यहाँ से छोड़ दिया जाए तो ये इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, तो इस पे फोर्स जो है वो बैलेंस नहीं। बट इस पोजीशन पे अगर देखें, यहाँ पे बॉल रखी है, तो इसको इधर ले जाओ तो वापस बैक आ जाएगी, इसको इधर ले जाओ वापस बैक आ जाएगी। तो इसमें इक्विलिब्रियम तो होगा, बट वो कैसा होगा? डायनेमिक, स्टैटिक नहीं है। अपनी जगह से हिल जाती है लेकिन वापस आ जाती है फिर अपनी जगह पे। या ऐसे समझो, इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब जब प्रोसेस ना हो रहा हो, व्हेन व्हेन कंडीशन इज स्टैटिक, मतलब रुकी हुई अवस्था में। स्टैटिक मतलब स्टॉप, नॉट डायनेमिक। लेकिन मुझे बताना, एक मेरे पास टैंक है, उस टैंक में मैंने पानी भर दिया। मान लो इस टैंक में 10 लीटर पानी है, और 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी और भर रहा हूँ, और यहाँ से 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी निकाल रहा हूँ। तो बताओ, व्हाट विल बी द वाटर इन दिस टैंक आफ्टर 1 मिनट? कितना पानी होगा? बोलो, कितना पानी होगा? कैन यू टेल मी? आर्यन टुंडुने, सत्यव्रता नायक, तुम भी तो उसी के हो, जुलाई के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई, इस टैंक में अगर 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी डाल रहे हो, 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी निकाल रहे हो, तो बोलो ओम, क्या होना चाहिए आंसर 1 मिनट के बाद? सर उतना ही रहेगा जितना था। नहीं रहेगा ना, कितना रहेगा? 10 लीटर ना, दस हाँ लीटर था। सर। तो इस टैंक में क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है या रुका हुआ है? चल रहा है ना। यस। पानी कमिंग, पानी इज गोइंग, बट ओवरऑल वाटर इज क्या? कांस्टेंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बोलो, क्या बोलते हैं इसको? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब हमारे पास अगर एक रूम है, इसमें एक डोर है, और इसके अंदर 3 आदमी बैठे हैं, और एक डोर यहाँ पे है। अब अगर हर मिनट में 2 आदमी इसमें घुसते हैं, और हर मिनट में 2 आदमी इसमें निकल जाते हैं, तो बताओ, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे 1 मिनट के गैप के अंदर देख रहे हैं, 1 मिनट के पीरियड में कितने आदमी मिलेंगे रूम में? बोलो, कितने पर्सन मिलेंगे? बोलो बच्चों, 1 मिनट के अंदर अगर देखना है, 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट। मान लो तुमने देखा 12:10 पे, तो 12:11 पे कितने बच्चे होंगे इसके अंदर? बोलो, 12:10 पे 3 बच्चे थे रूम के अंदर, 12:11 पे कितने होंगे? 3 ही होंगे ना। हाँ सर, दो ही जा रहे तो वापस बाहर निकल रहे। इसको भी क्या बोलोगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या प्रोसेस रुक जाता है? आया ना, बोलो। नहीं। नहीं, इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम process do not stops, it does not stop, but the opposite
processes are equal in magnitude, उनका जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, चाहे वो आदमी की संख्या हो, चाहे वो वाटर का फ्लो हो, या कोई केमिकल रिएक्शन का रेट हो, वो आपस में क्या होता है, बराबर। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। इसको समझे। केमिकल इक्विलिब्रियम आप समझते हैं क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन देखना पड़ेगा, है ना। इस हेडिंग को यहाँ पे कर लो, फिर से लिखूंगा इसको, उसके पहले रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। जैसे मैंने एक कंटेनर में PCl5 लिया, PCl5 टूट के क्या बनाता है, लेकिन जैसे ही PCl5 और Cl3, PCl5 से PCl3 और Cl2 बनता है, तो हाफ एरोस दिखा रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, हाफ एरो आगे की तरफ है, इसको क्या बोलते हैं, ये दिखा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। एज सून एज PCl3 बनता है, PCl5 और PCl3 Cl2 जितनी जल्दी बनते हैं, जितनी जैसे ही बनते हैं, एट द मोमेंट वापस से उससे PCl5 हल्का हल्का बनने लगता है। स्टार्टिंग में PCl5 का कंसंट्रेशन चूंकि ज्यादा है, PCl3 और Cl2 शुरू में 0 थे, तो शुरू में PCl5 से PCl3 बनने का कन्वर्जन ज्यादा था, और PCl3 और Cl2 से PCl5 जस्ट स्टार्ट हुआ है, वेरी स्लो रेट है, शुरू में रेट क्या है, बनने का रेट क्या है, बहुत स्लो है। लेकिन जैसे जैसे PCl5 PCl3 और Cl2 को बनाता रहेगा, वैसे वैसे इस वाली रिएक्शन का रेट जो है वो कम होता जाएगा, और ऊपर वाली रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। इसका रेट और कम होगा, और दोनों का रेट एक टाइम पे बराबर हो जाएगा। जिस समय दोनों के रेट्स बराबर हो गए, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। मींस व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना। इनके जब रेट आपस में इक्वल होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो व्हेन वी टेक PCl5 इन अ क्लोज्ड कंटेनर, देखो ये नाम बड़ा जरूरी है, एंड heat it, then it decompose into PCl3 and Cl2. This is our forward reaction, ये हमारी forward reaction। And as soon as PCl3 and Cl2 forms, they start to convert into PCl5. This is called backward reaction. Initially, the rate of forward reaction, that is PCl5 to PCl3 Cl2 बनने का रेट, initially rate of forward reaction is very
high and rate of backward reaction is very less. But as reaction proceeds, the rate of forward reaction decreases and that of backward reaction increases. At a, या ऐसे लिख सकते हैं, after some time the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. इसको क्या बोलेंगे भाई? This state is called state of equilibrium या सिर्फ equilibrium. इक्विलिब्रियम पे मालूम है क्या लगता है? ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई होती। जितना PCl5 से PCl3 बन रहा होता है, उतना वापस PCl3 और Cl2 से PCl5 बन रहा होता है। जब हम PCl5 और PCl3 Cl2 के मिक्सचर को देखते हैं तो हमें लगता है इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया है? कांस्टेंट। और इनके जो कंसंट्रेशन वो भी हो गया हो गए कांस्टेंट। कब? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे इनके कंसंट्रेशंस बदलना बंद हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम पे इनके कंसंट्रेशंस जो है वो चेंज होना बंद हो जाते हैं। तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction को लिखते हैं RF, rate of backward reaction RB, and at equilibrium concentration of all the reactants and products becomes constant. Constant मतलब इक्वल नहीं होता है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होते, जितना है उतने रहेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, लेकिन रिएक्शन उस समय स्टॉप नहीं हुई है, रिएक्शन हो रही है। लेकिन PCl5 जितना PCl3Cl2 बना रहा है, PCl3Cl2 उतना वापस PCl5 बना दे रहा है। मतलब इक्विलिब्रियम पे ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे पास 10 रुपए थे और दूसरे बच्चे के पास जो है वो 6 रुपए थे। तुम इसको 2 रुपए दे रहे हो, ये वापस तुमको 2 दे रहा है। ऐसे काम चल रहा है। तो तुम्हें तो लगेगा कि भाई मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं, इसके पास लगेगा कि मेरे पास तो भाई 6 ही रुपए हैं। पैसे तो चेंज नहीं हुए, लेकिन काम बराबर चालू है। तुम इसको 2 दे रहे हो, वो 2 दे रहे हो। दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। काम चालू है लेकिन उसका असर दिख नहीं रहा है, उसमें रेट बराबर है। 2 इसको दिए, 2 उसमें तुमको दिए। शुरू में क्या होता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, ये मान लो इसने तुमको 1 रुपया दिया था, दोनों के पास मान लो पहले कितने कितने रुपए थे? 8 रुपए थे। इसने तुम्हें 2 रुपए दे दिए, 10, इसने मुझे 6। अब इक्विलिब्रियम आ गया। अब तुम इसको 2 दोगे, ये तुम्हें 2 देगा, अब चेंज नहीं होगा। नाउ इट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो बराबर नहीं है बट कांस्टेंट है, 10 के 10 रह रहे, 6 के 6 रह रहे। ये चीज समझना जरूरी है। That at equilibrium, the first point that is very important is rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. और दूसरा पॉइंट कि concentrations constant। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी नोट कर लो जो भी नोट करना है। क्या नोट करना है बोलो? नोट्स बनने चाहिए सबके, कोई ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका नोट्स बनाना हो। सिद्धार्थ गौर फ्रॉम द जुलाई बैच, नोट किया तुमने?
एंड जो भी बच्चा जुलाई का है, एवरीवन, हर्ष एंड आर्यन, सत्यव्रता और जो भी है, आई डोंट नो कौन कौन इसमें नहीं है, कौन कौन भाग गया है। आज कौन सा टॉपिक कवर होंगे? इक्विलिब्रियम कवर होगा, और क्या कवर होगा? एक ही तो टॉपिक है हमारा, इक्विलिब्रियम। ये जुलाई बच्चों के लिए है, रिवीजन क्लास नहीं है। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है इसको। उनको बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो नोट वोट कर रहे हैं। नोट करो जुलाई वालों, एनीथिंग रिमेनिंग। समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है? नोट्स पे नोट्स बनते जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं? तो ग्राफ से देखें। नहीं नहीं क्रिस, जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है। दिस इज नॉट कंपलसरी। बोलो, शुरू में किसका रेट ज्यादा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का या बैकवर्ड रिएक्शन का? बोलो, विच हैज रेट मोर देन अदर? फॉरवर्ड का ज्यादा होता है। फॉरवर्ड का ज्यादा होता है, मतलब फॉरवर्ड का ही ज्यादा होता है। और बैकवर्ड का कितना होता है? जीरो। क्योंकि जो रेट है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए प्रोपोर्शनल टू है कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन तो इसका कितना है? आर नॉट। इसका कितना है? जीरो। शुरू में तो इसका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा है, और प्रोडक्ट तो है जीरो। मतलब इसका रेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा इसका कंसंट्रेशन, सॉरी, इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जिस समय ये कांस्टेंट हुआ उसी समय क्या आता है? उसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या आता है? इक्विलिब्रियम। और इसका रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक टाइम पे कांस्टेंट हो गया। जहां पे ये एक दूसरे के बराबर हुए हैं, दिस टाइम इज टी इक्विलिब्रियम। और ये स्टेट क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घट रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इसको हम आर एफ लिखते हैं, इसको हम आर बी लिखते हैं। यहाँ वाले पॉइंट पे आर एफ बराबर आर बी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोलो बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट? हाँ जी बोलो, कोई डाउट, कोई परेशानी है क्या? आगे बढ़ा दें? नोट कर लिया है सबने? जुलाई बच्चे जिनका नहीं बिल्कुल भी लिखा है कुछ, नोट किया? देखो, मान लो आर से पी बना रहे थे। आर से पी बनते हुए इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इनके कंसंट्रेशंस क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट। बराबर नहीं होते, कांस्टेंट होते हैं। इनिशियली रिएक्टेंट तो हमारा पूरा था, प्रोडक्ट्स हमारे जीरो थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन क्या क्या हो सकती है? देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंडीशंस। एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। कांस्टेंट है, लेकिन
ये 3 कंडीशन ही तो हो सकती हैं लाइफ में। इसके अलावा लाइफ में कुछ हो सकता है क्या? लाइफ में क्या हो सकता है कुछ? दो चीजें बराबर भी हो सकती है, दो चीजें छोटी बड़ी हो सकती है, बस। तो ऐसे ही देखना है तुम्हें, कॉमन सेंस से। अगर रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन बराबर है तो कैसा ग्राफ आएगा? देखो, कंसंट्रेशन विद टाइम। बताओ इनिशियली किसका कंसंट्रेशन ज्यादा था? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट? रिएक्टेंट का था। धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट गया। अब हम केस 1 ले रहे हैं, केस 1, फिर हम केस 2 लेंगे, फिर हम केस 3 लेंगे। नाउ आई एम एट केस 1। शुरू में कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे आर का पी से ज्यादा हुआ। जिस समय इक्विलिब्रियम आएगा वहां पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट तो होगा, लेकिन वो मान लो ऐसे हो गया। प्रोडक्ट तो जीरो था शुरू में, प्रोडक्ट कितना था? जीरो। और वो बढ़ रहा है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट तो हुआ, लेकिन अभी भी वो रिएक्टेंट से क्या रहा? कम रहा। अभी वो रिएक्टेंट से क्या रहा? सॉरी, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से क्या रहा? कम रहा, रिएक्टेंट ज्यादा रहा। देखो दोनों में गैप है कि नहीं? किस जगह पे इक्विलिब्रियम आया होगा? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी द टाइम एट विच इक्विलिब्रियम केम? जब ये दोनों आपस में लगभग बराबर हो गए। दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस ग्राफ को समझने में कोई दिक्कत? इसका ग्राफ है। ऐसा भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो हो लेकिन बराबर भी हो जाए। दैट कैन आल्सो हैपन। इसमें क्या होगा? रिएक्टेंट शुरू में तो ज्यादा है, कांस्टेंट हुआ। प्रोडक्ट शुरू में तो कम है, जीरो है, आगे बढ़ा और कांस्टेंट हुआ। यहाँ पे देखो दोनों बराबर भी हो गए। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि भाई रिएक्टेंट जो है वो कम हो जाए, प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए। रिएक्टेंट शुरू में तो ज्यादा था, कांस्टेंट हुआ लेकिन कम हो गया। प्रोडक्ट शुरू में तो जीरो था, बढ़ता गया लेकिन ज्यादा हो गया। कहाँ पे ये लोग इक्विलिब्रियम पे आए? लगभग यहाँ पे। सो दिस अपर ग्राफ इज ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये देखो प्रोडक्ट का गया यहाँ से, देखो ऐसे, और ऊपर वाला रिएक्टेंट का है। कैन यू अंडरस्टैंड दीज 3 ग्राफ्स? जुलाई बैच, तनिष्का, नवीन, ऋतुपर्णा, किसी को डाउट? जल्दी बोलो। सोहम, डाउट्स? नूतन, ओम, रिंजो, तुम्हें डाउट है कोई? समझ जाओगे? हाँ ना बोलो। अरे पढ़ाई लिखाई करोगे कि नहीं करोगे भाई? जुलाई बैच के बच्चे हैं यहाँ पे? सिद्धार्थ गौर, चलो आगे बढ़े। यस सर। क्या तीनों कंडीशन पॉसिबल थी कि नहीं पॉसिबल थी? आया ना बोलो। पॉसिबल थी तो बना दिया। लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सही बात है, कितनी बार बता चुका हूँ, पहली कंडीशन यही है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के, becomes constant. No measurable change, no change in measurable properties. कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, लाइक कलर, कंसंट्रेशन, है ना, प्रेशर, एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी इक्विलिब्रियम पे? कांस्टेंट।
कलर जो होगा वो वैसे ही रहेगा जैसा होना चाहिए, बदलेगा नहीं। इसमें और करेक्टरिस्टिक क्या है? एट केमिकल इक्विलिब्रियम, तो बहुत बार लिखा चुका हूँ, फिर से लिख लो एक बार। रेड फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर। इट इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक है। इट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। चाहे रिएक्टेंट से शुरू करो तब भी आएगा, प्रोडक्ट से शुरू करो तब भी आएगा। मतलब जैसे N2+3H2 से शुरू किया तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अमोनिया से शुरू किया तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। So it can be achieved from both sides. A catalyst do not change the equilibrium state, ये अफेक्ट नहीं करता है। फिर क्या काम करता है? It just reduce the time to achieve equilibrium. इक्विलिब्रियम बस जल्दी आ जाता है। अगर कैटलिस्ट लोगे तो इक्विलिब्रियम कम टाइम में आ जाएगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस जो आने चाहिए उसको अफेक्ट नहीं करेगा। है ना, बोलो। कोई डाउट, नो कोई सर। प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना है तो लिख लो। देखो इसमें सारे सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे डायरेक्ट सवाल भी बनता है। कैटलिस्ट के लाने से क्या होगा? जो काम जो काम मान लो तुम्हारा विदाउट कैटलिस्ट हो रहा था, हैबर प्रोसेस वाला, 1 घंटे में तुम्हारी डिजायर्ड अमोनिया मिल रही थी, तुमने कैटलिस्ट ले आया Fe, साथ में तुमने जो है प्रमोटर भी ले आया, फेरस ऑक्साइड, है ना। पुराने जमाने में मॉलिब्डेनम लेते थे। ये काम हमारा मिनट्स में हो गया, 1 मिनट। ये टाइम जो है वो घट गया कैटलिस्ट लाने से, प्रमोटर से लाने से। लेकिन जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आया है वो उतना ही आएगा, बस वो टाइम कम लगेगा। 1 मिनट में उतनी अमोनिया बन जाएगी जितनी 1 घंटे में बनती थी, फिर उससे ज्यादा नहीं बनेगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे N2 और H2 और बढ़ाने पड़ेंगे, अमोनिया यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इसको लीचे टेलियर्स में पढ़ाएंगे आगे। लिख लिया सबने? लिख लिया। नेक्स्ट लिखो एक्टिव मास A, और ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट से लिखते हैं। बहुत ही अजीब चीज है ये, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा तुम्हें समझने में। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ any substance that is reactant which take part in a chemical reaction. तो ए जो होता है वो क्या होता है? ए जो होता है वो क्या होता है? F इंटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमारा ज्यादातर मोल पर लीटर में लेना चाहिए, इसमें लिया जाता है। गैसेस के लिए प्रेशर में ले लेते हैं, ATM और बार। F क्या है? डिग्री ऑफ एक्टिविटी, कितना एक्टिव है। देखो जनरली होता क्या है कि अगर मैंने 1 मोल कोई रिएक्टेंट लिया इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो 1 मोल रिएक्ट नहीं करता, उसका 0.99 0.95 रिएक्ट करता है। मतलब जो
एक्चुअली या प्रैक्टिकली जो है एफ की वैल्यू लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 एफ की वैल्यू 0.9 और 0.92 इट्सेट्रा हो सकती है। बट फॉर आवर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग एफ की वैल्यू 1 ले लेते हैं फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इजी होने के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो हमारा जो एक्टिव मास है वो क्या बन जाता है, इसको ब्रैकेट से भी लिखते हैं, वो कंसंट्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, कंसंट्रेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अगर तुमने अमोनिया 2 मोल ली, तो वो 2 मोल अमोनिया तुमने तो ली है, लेकिन प्रैक्टिकली वो 2 मोल्स बिहेव नहीं करेगी। इट विल बिहेव लाइक 1.95 मोल, बिकॉज उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को उतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पाती है कि वो रिएक्ट कर पाए। ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कोई दो मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, उनके पास क्या होनी चाहिए, मिनिमम उनको एक एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तभी जाकर के वो मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं और उनसे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल पाता है। उनसे क्या मिल पाता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट, चाहे वो एसोसिएशन से बने या फिर डिसोसिएशन से बने, कैसे भी। तो ये रिएक्शन होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बेचारे छूट जाते हैं प्रैक्टिकली, उनको नहीं मिल पाती एनर्जी, तो वो रिएक्शन में भाग नहीं ले पाते, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो हमें ये देखना होता है कि कितना मास एक्टिव है और कितना मास पैसिव है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास इक्वल टू एफ इनटू टोटल इनिशियली कंसंट्रेशन। एफ की वैल्यू तो 1 से कम ही होती है जनरली इन प्रैक्टिकल लाइफ, बट फॉर आवर कैलकुलेशंस वी ऑलवेज टूक एफ इक्वल टू 1, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इतने बड़े बड़े फैक्टर ना आ पाए। ये फैक्टर से सॉल्व करना बड़ा टफ होता है। तो लिखेंगे एक्टिव मास फॉर सॉल्यूशंस फॉर गैसेस फॉर प्योर लिक्विड्स फॉर प्योर सॉलिड्स। आना बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? सॉल्यूशंस के यस लिए सर। कैसे लिखते हैं, देखो समझना ध्यान से। सॉल्यूशंस के लिए, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई सॉल्वेंट है और उसमें किसी चीज को डिजोल्व कराया गया, तो इसका हमेशा एक्टिव मास किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में। किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में। गैसेस के लिए दो तरीके से लेते हैं, मोल पर लीटर में भी लेते हैं और प्रेशर में भी लेते हैं, दैट इज एटीएम और बार इटसेट्रा, दोनों तरीके से लेते हैं। जैसे हमारे पास गैस प्रेजेंट है, तो गैस का एक्टिव मास हम उसके मोल्स पर लीटर में भी बता सकते हैं, कितने मोल है, कितने लीटर में लिया है, कितना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बी इन लीटर्स। या हम प्रेशर बताएं उसका, पार्शियल प्रेशर कितना है, दैट इज आवर एक्टिव मास फॉर द गैस। प्योर लिक्विड्स के लिए हम लोग एक्टिव मास को क्या ले लेते हैं, 1। क्यों? क्योंकि जो प्योर लिक्विड होता है उसका खुद का वॉल्यूम होता है, उसका क्या होता है, खुद का वॉल्यूम v। उसका जो मास है वो m है, उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। तो कंसंट्रेशन क्या निकलेगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। मोल क्या होगा, मास अपॉन मोलार मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। तो ये तो कांस्टेंट है ना पूरा, कांस्टेंट वैल्यू है, इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज। बट हम कांस्टेंट वैल्यू को हम
अलग अलग लिक्विड के लिए सॉल्व तो नहीं कर सकते उसके डेंसिटी के फॉर्म में। कन्वीनियंस के लिए हम इसकी एक्टिव मास को 1 मान लेते हैं। इट इज नॉट 1, इट इज कांस्टेंट फॉर आवर कन्वीनियंस। फॉर कन्वीनियंट हो जाए इसके लिए कितना ले लिया, 1 ले लिया। हाँ या ना बोलो, क्या एक वैल्यू है एक्चुअल में, बोलो कि हाँ या ना। इज इट 1 और नॉट? क्या 1 होती है असलियत में? कोई पूछे तुमसे बताओगे, क्या बताओगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे उनको कि भाई ये सिर्फ सिर्फ कन्वीनियंस के लिए लिया है, इसमें कोई भी 1 वैल्यू नहीं है, हम अपनी आजादी के लिए ले रहे हैं। लेस देन 1 तो एफ था, एक्टिव मास, एक्टिव मास। ये वैल्यू कांस्टेंट है कि सिर्फ कैसी है, कांस्टेंट। जैसे तुमको किसी ने बोला कि पानी जब लेते हो प्योर, इसका कंसंट्रेशन ऑलवेज 55.55 आता है मोलर में, ऑलवेज। तो इसकी वैल्यू को लेकर के घूमने से अच्छा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं जब ये चेंज होगा। हमेशा हम इसीलिए प्योर लिक्विड के फॉर्म में इसका एक्टिव मास हम 1 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? H2O लिक्विड 1। ये तुम्हें याद रखना है, प्योर है ना। ऐसे सॉलिड का बताओ एक्टिव मास कितना आएगा, मोल पर लीटर। और सॉलिड का तो खुद का वॉल्यूम होता है। मान लो सॉलिड का मास है m, इसकी डेंसिटी है d, और मोलर मास है कैपिटल M। मोल क्या होंगे, मास, इसको W लिख लेते हो मास को, तुम कंफ्यूज नहीं होगे फिर m से। W अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, या जो भी वॉल्यूम लेना है तुम्हें वो ले सकते हो। V लिख लिया इन लीटर्स। तो W अपॉन V क्या होगा, डेंसिटी। और डेंसिटी तो सॉलिड की क्या चेंज हो जाती है, बोलो या सुनो, इट विल चेंज और नॉट, नहीं चेंज होगी ना। इट्स ऑल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू। जिनका अपना खुद का वॉल्यूम होता है उनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो नाउ मुझे बता दो, आया ना, बोलो भाई, क्या ये भी कांस्टेंट आया? इसका भी एक्टिव मास क्या ले लेंगे, तो क्या लिखोगे, सब कुछ लिखा हुआ है। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए एक्टिव मास 1 लेना है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास 1 लेना है। इसको नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। नोट कर लिया।
ओके, आगे बढ़े। हाँ जी, देखो कहाँ तक हुआ था। मेरी बात सुनो ध्यान से। 1 मोल अमोनिया 2 लीटर कंटेनर, एक्टिव मास कितना होगा बताओ। एक्टिव मास कितना होगा बताओ, कितना होगा। हाँ, एक्टिव मास कितना होगा। Fe सॉलिड 50 ग्राम, ऑक्सीजन गैस 16 ग्राम। एक्टिव मास कितना होगा बताओ दोनों का। हाँ जी, क्वेश्चन भी पूछता हूँ मैं, सिर्फ पढ़ाया नहीं है मैंने, क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आंसर देना पड़ेगा। वेरी गुड। एक्टिव मास क्या बोलोगे इसका, कंसंट्रेशन होगा, कितना होगा, N/V, मोल्स पर लीटर, 1/2। इसका कितना होगा एक्टिव मास, कितने, O2 के मास 16 और O2 का मोलर मास 32। तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो नहीं दिया आपने, ले लो 1 लीटर, कितना आएगा, हाफ। आया कि नहीं आया बोलो, हाफ मोल्स 1 लीटर में। इसका कितना एक्टिव मास आएगा बोलो ओम। ये जुलाई बैच वाले किधर चले गए सारे, कोई दिख नहीं रहा है मुझे। विपुल, मयंक, कितना आंसर आएगा। ओम, नूतन, मोहित, एवरीवन, चलो बताओ एक्टिव मास एफी का कितना आएगा। अरे इतना टाइम लगाओ, इतना टाइम लगाओगे। एफई का मौलिक जरूरत नहीं है ना बच्चे, सॉलिड फॉर्म में एक्टिव मास बनाएगा, कितना आएगा 1, इसलिए तो पूछा है। इट्स अ प्योर सॉलिड। हाँ या ना बोलो, क्या आएगा, 1 आएगा, हाँ सर। ये तो पूछा था। देखो, पानी है, क्या है, पानी, पानी में डाल दिया अमोनिया गैस, कितना डाली, अमोनिया गैस, मान लो गैस के फॉर्म में है 1 atm। इसका एक्टिव मास कितना होगा बताओ, अमोनिया गैस का, बोलो। इसका एक्टिव मास कितना होगा बताओ, लिक्विड का। सोल्यूशन बनेगा उसकी अलग बात है, सिर्फ प्योर लिक्विड का बताओ, और प्योर अमोनिया का बताओ। अमोनिया का एक्टिव मास कितना आएगा, इसका प्रेशर 1 atm, इसका एक्टिव मास कितना आएगा 1। 1। बस हो गया। हाँ जी, समझ में आया क्या, कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट क्या है। देख लो एक बार अच्छे से, एक्टिव मास में कोई डाउट। एक्टिव मास बहुत तुम्हारे काम आने वाला है। तो एक्टिव मास को हम डायरेक्टली कंसंट्रेशन ले लेंगे या मोलैरिटी ले लेंगे, एक ही बात है, किसके लिए, और सॉल्यूशन और गैस, ज्यादातर यही मिलेगा, ज्यादातर यही मिलेगा। देखा 8.5 ग्राम अमोनिया
is present in 0.5 liter vessel, then find out the active mass of ammonia. आगे पता चलेगा क्या काम है इसका, अभी तो नहीं, नेक्स्ट क्लास तक पता चलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, बोलो। हम्म, बोलो बोलो बोलो। एनी डाउट्स? कितना टाइम लगाते हो? हाँ ओम, अभी समझ में आया क्या? क्या बात है। दिस इज द रीजन, क्योंकि उसकी वैल्यू एक होती है इसलिए इग्नोर कर देते हैं, वो कांस्टेंट रहता है ना। इसका आंसर बताओ जल्दी, अमोनिया का। अरे बोलो भाई, अमोनिया का जल्दी से आंसर बोलो क्या। क्योंकि जो सॉलिड या प्योर लिक्विड रहते हैं उनका एक्टिव मास 1 होता है, इसलिए व्हेन कैलकुलेटिंग द केसी केपी वैल्यूज वी कैन इग्नोर द वैल्यू, बिकॉज इग्नोर क्या, 1 है, 1 वैल्यू डालोगे भी तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। दैट्स कॉल्ड इग्नोरेशन। आंसर बोलो भाई, एनी पर्सन। ओम ने तो आंसर दिया, वेरी गुड। अमोनिया मोलार मास कितना होता है? 14 और +3 इक्वल टू 17 होता है ना बच्चों। नाउ व्हाट इज द एक्टिव मास? कंसंट्रेशन ही इसका एक्टिव मास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अमोनिया है और गैस है, तो मैंने ऊपर लिखाया है ना, सॉल्यूशन और गैस का बता सकते हैं मोलरिटी में भी और पार्शियल प्रेशर में भी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डेटा के हिसाब से। आज ही बोलो बच्चों, देखना ध्यान से। क्या 0.55 कट गया, 1 आया क्या? क्या यूनिट आएगी इसकी? क्यों हियर क्यों नहीं कर सकते हो? वाई कांट यू हियर मी? कितने लोग मुझे हियर नहीं कर सकते? हाउ मेनी ऑफ यू? हाउ मेनी ऑफ यू कांट हियर मी? हेलो। सर मेरे को तो आवाज आ रही है। एक किसको नहीं आ रही है? सर अब आ रही है, अब आ रही अब आ रही है, तो फिर अभी तुम्हारा आंसर बनाना चाहिए ना फिर। है। हाँ सर, वो थोड़ा। ठीक है, तो अभी समझे बात को? हाँ सर। हम्म, तुम बस, अब क्या बताऊं तुम्हें, अभी तो अभी शुरू हुआ है चैप्टर, ये तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ये तो पहली क्लास थी, तो मैंने स्लो पढ़ाया थोड़ा, तो फिर भी देखो तुम्हारे नोट्स काफी बन गए हैं। इसको रिवाइज करके आना, रिवाइज करके नहीं आओगे तो काम नहीं चलेगा। एक असाइनमेंट भेजूंगा मैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू के, ठीक है? करोगे कि नहीं करोगे बोलो? 10 क्वेश्चन, हाँ असाइनमेंट सॉल्व करना सारे लोग, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, फॉर एवरीवन द असाइनमेंट इज वेरी कंपलसरी। ठीक है, तो उसको मैं सेंड करता हूँ ग्रुप पे, उसको सॉल्व करो। इसके बेसिस पे ही पूछा है मैंने उसमें सब जो यहाँ पे पढ़ाया है। चलो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग फिर। इसके बाय बाद सर। क्लास है क्या? हाँ सर। बहुत बढ़िया, फिर तो चलो बाय बाय। रिवाइज करके आना, गारंटेड बात है सबके लिए ये रिविजन।